हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन के साथ। चलो तो शुरू करते हैं। हिंदी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। मोदी इस वर्ष मानसून के लंबा खींचने के चलते बाढ़ जनित समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश बाढ़ से हलकान थे, तो अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार को बंगाल के साथ कर्नाटक और केरल भी बदहाल है। यह पहली बार नहीं जब देश के तमाम हिस्से बाढ़ की चपेट में आए हो, लेकिन कुछ अरसे से कम समय में ज्यादा बारिश अधिक देखने को मिल रही है। यह जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन के ऐसे दुष्प्रभाव कहीं अधिक देखने को मिल सकते हैं। अब जब यह माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से बचना कठिन है, तो यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि वार्षिक से उपजने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाए। ऐसे कदमों की सबसे अधिक जरूरत शहरों में है, क्योंकि बरसाती पानी की निकासी के अभाव में वे थोड़ी सी भी अधिक बारिश में उफन पड़ते हैं। अब तो यह भी देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र विशेष में कम बारिश के बावजूद वह बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पटना इसका ही उदाहरण बना हुआ है। पटना के साथ साथ भागलपुर की भी हालात खराब है और अंदेशा इस बात का है कि आने वाले दिनों में बिहार के कुछ और शहरी इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। ध्यान रहे कि कुछ दिनों पहले मुंबई में पूर्ण बारिश से बदहाल थे। यह सही है कि जब कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश होगी तो समस्याएं सिर उठाएगी ही, लेकिन भारत की समस्या यह है कि हमारे शहरों का ढांचा चरमरा गया है। स्मार्ट सिटी सरीखी योजनाओं के बाद भी स्थिति में कोई बुनियादी बदलाव आता नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कि सुनियोजित विकास की घोर अनदेखी की जा रही है। तब यह है जब देश के सभी शहर आबादी के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं। चूंकि शहर ढांचे को दुरुस्त करने का काम आधे अधूरे मन और अधकचरी योजनाओं से किया जा रहा है, इसलिए बारिश के दिनों में शहरों में ढंग से रहना मुश्किल हो रहा है। खराब बात यह है कि शहरों की दुर्दशा से परिचित होने के बाद भी उन्होंने रहने लायक बनाने के मामले में जरूरी राजनीतिक
इच्छा शक्ति नहीं दिखाई जा रही है। ऐसे में आम जनता को यह समझना ही होगा कि केवल नेताओं और नौकरशाहों को कोसने से काम चलने वाला नहीं है। उसे नीति नियंताओं को जवाबदेह बनाने के साथ यह भी समझना होगा कि शहरी ढांचे में व्यापक तब्दीली लाने की जरूरत है और इस तब्दीली की कुछ कीमत भी चुकानी होगी। यह अच्छा हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो केवल कश्मीर का जिक्र करना जरूरी समझा और न ही सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेना, लेकिन उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत को रेखांकित कर परोक्ष तौर पर यह भी स्पष्ट कर दिया कि वह आतंक के निर्यातक इस पड़ोसी देश की घेराबंदी करना जारी रखेंगे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की गंभीरता और आक्रोश को व्यक्त करने के साथ ही विश्व समुदाय को इसके लिए आगाह भी किया कि उसका बिखराव उस खतरे को बढ़ाने का ही काम करेगा जो मानवता के साथ साथ उन सिद्धांतों के लिए भी चुनौती बन गया है जिनकी रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री के आतंकवाद के साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चुनौती बिगड़ते पर्यावरण की ओर दुनिया का न केवल ध्यान खींचा बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से मिलकर निपटने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस सिलसिले में उन्होंने वैश्विक सहयोग की एक रूपरेखा भी खींची। यह ठीक वैसी ही पहल है जैसी भारत के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में सामने आ चुकी है। इसके जरिए भारत ने ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के मामले में दुनिया के सामने जो उदाहरण पेश किया है उसकी कोई अनदेखी नहीं कर सकता। भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय लोकतंत्र की महिमा का बखान करते हुए आम आदमी की जिंदगी को बदलने वाली अपनी कई सफल योजनाओं का केवल जिक्र भर नहीं किया बल्कि यह भी बताया कि भारत निर्धनता का मुकाबला करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है और इस संदर्भ में वह दुनिया से सीख लेने और साथ ही उसे दिशा दिखाने के लिए भी तत्पर है। उन्होंने विश्व में शांति एवं सद्भाव की जरूरत पर जोर देते हुए जिस तरह यह कहा कि हम उस देश में जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए उससे यही रेखांकित हुआ कि वह संयुक्त राष्ट्र के मंच का उपयोग विश्व राजनेता के रूप में कर
रहे थे। वास्तव में यही समय की मांग भी थी। स्टॉप।